जब जब दोनों देशों की सरकारों ने सहयोग और संवाद को प्राथमिकता दी, तब तब सीमा प्रबंधन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ कुछ ऐसा। हालांकि कई रक्षा विश्लेषक इस पूरे विवाद को केवल तकनीकी सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखते। उनका कहना है कि इसके पीछे व्यावसायिक हित भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी विमान के साथ केवल मूल निर्माता के हथियार ही आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें, तो भविष्य में संबंधित मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों की मांग भी उसी निर्माता देश की कंपनियों के पास बनी रहती है। लेकिन यदि ग्राहक देश अपने स्वयं के हथियारों को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लेता है, तो आयातित हथियारों पर उसकी निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। यही कारण है कि कई दौर की चर्चाओं के बावजूद ये विषय अब तक पूरी तरह समाधान तक नहीं पहुंच पाया है। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुईं। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने फ्रांस का दौरा किया, जहां रक्षा उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई और विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारियों के अनुसार इंटरफेस और इंटीग्रेशन से जुड़े कुछ मुद्दे अभी भी विचाराधीन हैं। और ठीक इसी समय एक नया मोड़ सामने आता है, जब रूस की ओर से आई संभावित पेशकश ने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया विकल्प भारत के लिए अति सहयोग के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फ्रांस और भारत के बीच अभी भी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। उसी दौरान एक नई खबर ने रक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मॉस्को की ओर से सामने आए प्रस्ताव ने पूरे समीकरण को अचानक बदल दिया। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी की संभावना का संकेत दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चर्चा केवल विमान की खरीद को लेकर नहीं हो रही। वास्तविक बहस उस तकनीकी पहुंच को लेकर है जिसकी पेशकश रूस द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। जानकारों के अनुसार रूस भारत को केवल एक उन्नत लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उससे जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी ढांचे तक पहुंच देने की संभावना भी जता रहा है। रक्षा क्षेत्र में ये पहलू बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी आधुनिक फाइटर प्लेटफॉर्म की वास्तविक ताकत उसके हार्डवेयर के साथ साथ उसके डिजिटल आर्किटेक्चर में भी छिपी होती है। यदि किसी देश को उस सिस्टम पर पर्याप्त नियंत्रण मिल जाए, तो वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और स्वदेशी हथियारों को अधिक आसानी से जोड़ सकता है। यही कारण है कि इस प्रस्ताव ने रणनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दिया है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी प्लेटफॉर्म की उपयोगिता केवल उसकी वर्तमान क्षमता से नहीं, बल्कि भविष्य में उसे अपग्रेड करने की स्वतंत्रता से भी तय होती है। यदि कोई विमान भारतीय हथियार प्रणालियों, स्वदेशी रडार तकनीक और देश में विकसित अन्य रक्षा समाधानों के साथ आसानी से अनुकूलित हो सके, तो उसकी सामरिक उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। यहीं से तुलना का दूसरा पहलू भी सामने आता है। एक और ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने दुनिया के कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है और जिसे आधुनिक युद्धक विमानों की अग्रणी श्रेणी में गिना जाता है। दूसरी ओर वो प्लेटफॉर्म है जिसे नई पीढ़ी की स्टेल्थ तकनीक और उन्नत नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता के साथ विकसित किया गया है। आधुनिक हवाई युद्ध में स्टेल्थ क्षमता को एक गेम चेंजर माना जाता है, क्योंकि इससे विमान दुश्मन की निगरानी प्रणालियों की पकड़ से काफी हद तक बाहर रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को केवल हथियार मंच नहीं, बल्कि एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये पूरा मामला केवल तकनीक की तुलना तक सीमित नहीं है। भारत के सामने इस समय एक व्यावहारिक चुनौती भी मौजूद है। आने वाले वर्षों में वायुसेना के कई पुराने प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर होंगे, जबकि सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए नए स्क्वाड्रनों की जरूरत लगातार बनी हुई है। देश अपना उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी भी अत्याधुनिक विमान परियोजना को डिजाइन से लेकर परिचालन सेवा तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। इसीलिए इस अंतराल को कैसे भरा जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रश्न है। इसी संदर्भ में रूसी प्रस्ताव को कई विश्लेषक अलग नजरिए से देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना दशकों से सुखोई परिवार के विमानों का संचालन कर रही है। देश में इन प्लेटफॉर्म्स के लिए रखरखाव नेटवर्क, तकनीकी संसाधन, प्रशिक्षित मानव बल और परिचालन अनुभव पहले से मौजूद है। इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में उसी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े किसी नए प्लेटफॉर्म पर विचार किया जाता है, तो उसकी तैनाती अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने से समय और संसाधनों दोनों की बचत संभव है।
दूसरी ओर इस पूरी बहस ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अब चर्चा केवल इस बात की नहीं रह गई कि कौन सा विमान अधिक आधुनिक है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि कौन सा साझेदार भारत को अधिक तकनीकी स्वतंत्रता, दीर्घकालिक सहयोग और परिचालन लचीलापन प्रदान कर सकता है। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के इस दौर में ये पहलू पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है। यही कारण है कि रूस की इस पेशकश ने रक्षा विशेषज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। अब मामला केवल एक संभावित खरीद समझौते का नहीं रह गया, बल्कि ये इस प्रश्न से भी जुड़ गया है कि आने वाले दशकों में भारत अपनी वायु शक्ति को किस मॉडल पर विकसित करना चाहता है, क्योंकि आज जो निर्णय लिया जाएगा उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा। भविष्य की युद्ध परिस्थितियां केवल आधुनिक प्लेटफॉर्म होने से नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और उन्नत करने की क्षमता से भी तय होंगी। भारत की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से ऐसी क्षमताओं पर केंद्रित दिखाई देती है जो उसे लंबे समय तक रणनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर सके। यदि किसी तकनीक पर पर्याप्त नियंत्रण हासिल हो जाता है तो भविष्य में नए सेंसर, स्वदेशी हथियार, आधुनिक सॉफ्टवेयर और आधुनिक युद्ध प्रणालियों को जोड़ना कहीं अधिक आसान हो जाता है। इससे न केवल परिचालन लचीलापन बढ़ता है, बल्कि विदेशी निर्भरता भी धीरे धीरे कम होती है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य खरीद प्रक्रिया के रूप में नहीं देख रहे। उनके अनुसार ये फैसला इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आने वाले वर्षों में भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन पाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत फिलहाल बेहद सावधानी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है, ताकि वर्तमान जरूरतों और भविष्य की रणनीतिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। अब आपकी क्या राय है? क्या किसी बड़े रक्षा समझौते में तकनीकी हस्तांतरण और परिचालन स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या फिर तत्काल सैन्य जरूरतों को देखते हुए दूसरे पहलुओं पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए? अपनी सोच और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। दोस्तों, आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने इस पूरे मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की है। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तकनीक और वैश्विक रणनीति से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगले अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।